गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर को, जिसमें कल हमने बताया था आपको कि जीवों में जनन और जनन के बारे में हमने बताया था आपको कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, जीवों का जीवन काल क्या होता है। तो आज भाग 2 में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction। तो याद रखेंगे बच्चों, आज अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में कुल 5 प्रकार दिया गया है अलैंगिक जनन का, जिसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो अलैंगिक जनन के 5 प्रकारों को पहले हम देख लेते हैं कौन कौन प्रकार होते हैं, तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार होता है अलैंगिक जनन का, उसको कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन, जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। दूसरा होता है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोलेशन, स्पोरोलेशन। तीसरा होता है आपका मुकुलन, मुकुलन, जिसको कहते हैं बडिंग इंग्लिश में, बडिंग। चौथा होता है खंडीय भवन, खंडीय भवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। पांचवा होता है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो आप लोगों ने अलैंगिक जनन के प्रकार में देखा, अलैंगिक जनन को 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। दूसरा बीजाणु जनन, स्पोरोलेशन। तीसरा मुकुलन, जिसको बडिंग कहते हैं। चौथा खंडीय भवन, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और पांचवा पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि इन अलैंगिक जनन की विधियों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अर्थात फिगर देखेंगे, उन लोगों के एग्जाम्पल्स देखेंगे और किन जीवों में होता है उनको देखेंगे। तो अब इनको बारी बारी से डिटेल से स्टडी करते हैं, तो आप जुड़े रहिए और इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो पहला है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। याद रखेंगे बच्चों, द्विविभाजन का मतलब होता है कि द्वि मतलब 2, विभाजन मतलब होता है बंटवारा। किसी जीव का शरीर 2 भागों में बट जाए, विभाजित हो जाए और नए जीवों का निर्माण कर दे, उस क्रिया को कहते हैं, उस अलैंगिक जनन को विधि को कहते हैं द्विविभाजन। अर्थात जीवों में होने वाला ऐसा नए जीवों का निर्माण जिसमें उसका शरीर 2 भागों में बढ़कर नए जीवों का निर्माण करे। इसको लिख सकते हैं कि जब कोई जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करे, नए जीव का निर्माण करे।
इस प्रकार के जनन को कहते हैं द्विविभाजन। तो द्विविभाजन में आप लोग देख रहे हैं कि किसी जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अब डायग्राम से देखेंगे कि अमीबा में जो द्विविभाजन की विधि होती है कैसे होती है, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो आपको पता है कि जो अमीबा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, और उसका स्ट्रक्चर में देखेंगे उसकी आकृति होती है और अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। तो याद रखेंगे जब अमीबा जनन की क्रिया करता है तो उसका जो शेप होता है वो राउंडेड हो जाता है, अर्थात गोलाकार हो जाता है। उसका जो डीएनए होता है वो प्रतिकृति करना शुरू कर देता है, डुप्लीकेशन करना शुरू कर देता है। तो आगे देखेंगे इसका जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट करने लगता है, अर्थात यहाँ पर अगले भाग में देखेंगे कि यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन शुरू हो गया है। डीएनए का डुप्लीकेशन तो लिख सकते हैं, डीएनए का यहाँ क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। अर्थात एक डीएनए क्या हो रहा है, अपने समान डीएनए का निर्माण कर रहा है, तो डीएनए का यहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है। और आगे देखेंगे स्टेप में कि यहाँ पर जो अमीबा है वहां पर डीएनए दो भागों में बढ़ जा रहा है। यहाँ पर डीएनए का बंटवारा हो जा रहा है दो भागों में, अर्थात यहाँ पर डीएनए का बंटवारा हो जा रहा है दो भागों में। और इसका जो कोशिका झिल्ली होती है ये भी बीच से स्ट्रेच कर रही है, अर्थात सिकुड़ रही है, ऐसे बीच से सिकुड़ रही है। और सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाएगी। इस प्रकार यह दो जीवों में इसका जो बॉडी होता है दो जीवों में बढ़ जाता है। एक जीव इधर निर्माण हो गया, एक जीव का इधर निर्माण हो गया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर नए जीवों का फॉर्मेशन हो गया है, नए जीव का निर्माण हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि अमीबा का जो बॉडी है, शरीर है, बीच से दो भागों में बढ़कर नए जीवों का निर्माण कर रहा है। इसलिए इस प्रकार के विभाजन को द्विविभाजन कहते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा जीव है जो वैज्ञानिकों ने उसको अमर माना है। अमर का मतलब कि कभी मरता नहीं है, तो आपके सामने है अमीबा, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव सिर्फ अपने समान जीवों का निर्माण करते जाता है और ये कभी मरता नहीं है। तो ऐसे आपके सामने क्वेश्चन है कि किस जीव को अमर माना गया है, तो अमीबा है। आगे दूसरा हम प्रकार पढ़ेंगे बीजाणु जनन। दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का बीजाणु जनन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन इसको कहते हैं स्पोरोलेशन। स्पोरोलेशन तो बीजाणु जनन देखेंगे तो बीजाणुओं द्वारा नए जीवों का निर्माण होना, बीजाणुओं द्वारा नए जीवों का निर्माण होना बीजाणु जनन कहलाता है। तो लिख लेंगे इसमें भी, बीजाणुओं द्वारा नए जीव का बनना या निर्माण होना बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु जनन कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं बीजाणुओं द्वारा नए जीव का बनना बीजाणु जनन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नामक कवक होता है। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम नामक एक प्रकार का कवक है जिसमें बीजाणु जनन होता है। अब देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कि बीजाणु जनन की क्रिया पेनिसिलियम नामक कवक में कैसे होती है। आप लोग स्ट्रक्चर से उसकी डायग्राम से मत घबराइए, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप इजी तरीके से डायग्राम बनाना सीखेंगे तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे।
पेनिसिलियम नामक कवक का। और इसके शीर्ष भागों में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके शीर्ष भागों में ये स्पोर बनते हैं, जिसको बीजाणु कहते हैं। ये स्पोर का निर्माण हो रहा है, इसको कहते हैं बीजाणु। बीजाणु इंग्लिश में स्पोर कहा जाता है। यह स्पोर अनुकूल परिस्थितियों में तो जुड़े रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जैसे गर्मी का दिन आता है या धूप का दिन आता है, तो यह जो बीजाणु होते हैं यहाँ से टूटकर ऐसे टूटकर अलग होते हैं और आकर जमीन पर, पृथ्वी के सतह पर फैल जाते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में, बरसात के दिनों में यह बीजाणु क्या कर जाते हैं, नमी पाकर ग्रो हो जाते हैं, अर्थात नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा कि बीजाणुओं द्वारा नए जीवों का फॉर्मेशन हो चुका है। तो बीजाणु जनन में क्या आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बीजाणुओं द्वारा नए जीवों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कुछ इसके इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। बहुत इसका महत्व है पेनिसिलियम नामक कवक का, क्योंकि इसकी एक प्रजाति होती है, पेनिसिलियम नामक कवक की प्रजाति होती है, जिसको कहते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। यह इसी की एक प्रजाति होती है पेनिसिलियम की। इसी पेनिसिलियम नोटेटम से एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाया गया था। पहला प्रतिजैविक बनाया गया था, प्रतिजैविक बनाया गया था, जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। याद रखेंगे बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा पहला प्रतिजैविक कौन है, पेनिसिलिन। किससे बनाया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम से। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पेनिसिलिन को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखेंगे स्टूडेंट। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो नाम सुन रहे हैं, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने सैनिकों को बचाने के लिए इस पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेनिसिलिन जो पहला प्रतिजैविक है, उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी जानेंगे। पूछा जाता है कि सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था, पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन किस जीव से प्राप्त किया जाता है, या किस पौधे से या किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आप लोगों ने देखा पेनिसिलियम नामक कवक से पहला प्रतिजैविक बनाया गया था। तो इसके इम्पोर्टेंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले प्रकार को देखेंगे, जिसका नाम है मुकुलन। अलैंगिक जनन का अगला प्रकार है जिसको कहते हैं मुकुलन। थोड़ा उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है जिसको कहते हैं मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग, बर्डिंग। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मुकुलन किसे कहते हैं। तो मुकुलन, मुकुल द्वारा नए जीवों का बनना। मुकुल द्वारा, मुकुल मतलब होता है, यहाँ मुकुलन है तो यहाँ मुकुल शब्द एक यूज हुआ है। मुकुल जिसको हम सामान्य भाषा में कली कहते हैं, कली इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। याद रखेंगे, शब्दों से घबराना नहीं है। ये हमारे आम जीवन में ये शब्द आते जाते हैं, लेकिन समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो मुकुल मतलब होता है कली, बर्ड, और बर्ड के द्वारा नए जीवों का बनना मुकुलन कहलाता है। तो समझेंगे यहाँ पर मुकुल द्वारा नए जीवों का बनना मुकुलन कहलाता है, मुकुलन कहलाता है।
मुकुलन कहलाता है। याद रखेंगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। आप डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि मुकुलन द्वारा निर्माण हाइड्रा कैसे नए जीव का कर रहा है। तो यह हाइड्रा का स्ट्रक्चर खींचेंगे। सपोज दैट दिस इज हाइड्रा और यहाँ पर इसके जो आर्म्स होते हैं ऐसे निकले होते हैं, ऐसे इसके आर्म्स निकले होते हैं। ये हाइड्रा है। जब इसमें नए जीव का फॉर्मेशन होना होता है तो यहाँ से मुकुल का फॉर्मेशन होने लगता है। मुकुल का धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसे मुकुल का निर्माण शुरू हो जाता है। यही मुकुल है जिसको बड कहते हैं, मुकुल जिसको हम लोग कली कहते हैं अपनी भाषा में। यही मुकुल धीरे धीरे यहाँ से बढ़ जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। तो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि मुकुल कैसे निर्माण कर रहा है। तो यह मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि कर जाता है ऐसे, और यहाँ से नए जीव का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। यह क्या हो गया, नया जीव, नया हाइड्रा हो गया। तो यहाँ से एक मुकुल द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस विधि को मुकुलन कहते हैं। आप लोगों ने देखा कि मुकुलन द्वारा नया जीव कैसे बन रहा है। यह जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से अलग हो जाएगा और नए जीव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। अब अगली विधि को देखेंगे, अगला प्रकार को देखेंगे जिसका नाम है खंडीय भवन। खंडीय भवन को जरा देख लेते हैं। चौथा प्रकार है जिसको कहते हैं खंडीय भवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन याद रखेंगे बच्चों। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है खंडों में टूटना। यहाँ पर देखेंगे खंडीय मतलब होता है खंडों में टूटना, भवन मतलब शरीर। किसी जीव के शरीर का खंडों में टूटना खंडीय भवन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। जब जीवों का शरीर खंडों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करें, तब उसे खंडीय भवन विधि कहते हैं या खंडीय भवन कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल तो याद रखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। और एक और इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स। यह दोनों एक प्रकार के शैवाल हैं जो समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में पाए जाते हैं। और इसका आप लोग देख ही रहे हैं कि इनमें खंडीय भवन विधि द्वारा जनन होता है, अर्थात जीवों का शरीर खंडों में विभाजित होता है और नए जीवों का निर्माण करता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्पाइरोगायरा का हम स्ट्रक्चर खींच रहे हैं। यह स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। स्पाइरोगायरा का हम स्ट्रक्चर आपके सामने खींच रहे हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होता है, अर्थात इसकी जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, एक हम स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर खींचे हैं और जब इसमें जनन की बारी आती है, जनन की क्रिया करने
का समय आता है तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेल वॉल यहाँ से नष्ट हो जाती है। ये जब सेल वॉल इसकी नष्ट हो जाती है तो यह खंडों में विभाजित हो जाता है, यहाँ से एक खंड ये खंड टूट जाते हैं, ऐसे ये खंडों में विभाजित हो जाता है, खंडों में टूट जाता है ऐसे। ऐसे ये खंडों में टूट जाता है और टूटकर जब सतह पर जाता है तो नए जीवों का फॉर्मेशन कर देता है। सतह पर जाकर यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से ग्रो होने लगता है और ग्रो होकर क्या करता है, नए नए जीवों का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ नए जीव क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस जीव का जो शरीर है खंडों में विभाजित हो रहा है और कुछ ही खंडों से, प्रत्येक खंड से नहीं, कुछ ही खंडों से नए जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने अलैंगिक जनन की खंडी भवन विधि को देखा, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, ये शैवाल होते हैं। अगली विधि देखेंगे जिसका नाम है रीजनरेशन, जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन, उसको भी देख लेते हैं। अंतिम विधि है अलैंगिक जनन की, जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजनरेशन। यहाँ पर देखेंगे पुनरुद्भवन में क्या होता है कि पुनरुद्भवन में जीवों का शरीर विभाजित होता है, इसमें भी जीवों का शरीर विभाजित होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि विखंडित, प्रत्येक विखंडित भाग नए जीव का निर्माण करने की क्षमता रखता है। अर्थात आप लोगों ने इससे पहले वाले विधि को देखा जिसको खंडी भवन कहते हैं, उसमें जीवों का कुछ ही पार्ट नए जीव का निर्माण कर रहा था, जबकि पुनरुद्ध भवन विधि में जीवों का प्रत्येक खंडित भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में भी, इस विधि में भी जीवों का शरीर, जीवों का शरीर खंडों में विभाजित होता है, विभाजित होता है, तथा प्रत्येक खंडित भाग, यही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक खंडित भाग, प्रत्येक खंडित भाग नए जीव को बनाने की क्षमता रखता है, नए जीव को बनाने की क्षमता रखता है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इसमें जीवों का प्रत्येक विभाजित भाग नए जीव का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन की असीम क्षमता इसमें पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। और इसका डायग्राम देख लेते हैं। प्लेनेरिया का एक कोशिकी जीव होता है, इसका डायग्राम खींच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। याद रखेंगे बच्चों, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। इसमें जनन की जो विधि होती है, जनन की विधि होती है, इसका जो शरीर होता है यदि पार्टों में विभाजित कर दिया जाए तो जितने पार्ट इसके विभाजित होंगे उतने नए जीव का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ से 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर इसके पार्ट को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 3 प्लेनेरिया बनेंगे, कैसे वो भी देख लेंगे।
यहाँ आप लोगों ने देखा इस पार्ट से एक प्लेनेरिया बना, इस पार्ट से भी बनेगा, यहाँ से एक प्लेनेरिया बना और यहाँ से भी एक प्लेनेरिया बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि प्लेनेरिया एक ऐसा एक कोशिकीय जीव होता है जिसके प्रत्येक खंड से नए जीव का फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पुनरुत्थ भवन अर्थात रीजनरेशन की क्षमता किसमें होती है? तो प्लेनेरिया में होती है। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, ये नए जीव का फॉर्मेशन हो गया है आपके सामने, ये नए जीव बन गए और किस विधि द्वारा बने हैं? तो नए जीवों का फॉर्मेशन हुआ है पुनरुत्थ भवन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो ये पुनरुत्थ भवन होता है और भी जीवों में होता है, जैसे आप कह सकते हैं ईस्ट हो गया, आपके हाइड्रा हो गए, उनमें भी होता है। और जो छिपकली की पूंछ होती है उसमें भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये अलैंगिक जनन के प्रकार रहे और आगे देखेंगे अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है और उनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे पार्ट 3 में कि अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है और किस नाम से जाना जाता है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी के जो अध्याय के पार्ट्स हैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।